नहीं, वो पिछले राज्यसभा के चुनावों के में पिछले कल यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आए थे। वो भविष्य वक्ता बन के इसी भविष्य वक्ता के चक्कर में उन्होंने 3 आजाद प्रत्याशियों से इस्तीफा करवा दिया और इतना आत्मविश्वास कि 3 आजाद प्रत्याशियों ने अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए विधानसभा में धरने पर बैठ गए और यही कहा था कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। पर हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता और देवी देवताओं ने फिर से कांग्रेस पार्टी को 40 पर लाया। ऐसा इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है जहां पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कहने पर आजाद प्रत्याशी इस्तीफा देते हैं और फिर दोबारा चुनकर नहीं आते। उसमें एक आधा चुनकर आया, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर दोबारा चुनकर नहीं आते हैं। तो पिछले कर भविष्यवाणी कर रहे थे कि आने वाले समय में कांग्रेस के 2027 में जो चुनाव है, ये ना हो कि वो आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो प्रदेश की जनता ये आंकलन करेगी कि किसने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए फैसले किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पिछले 5 वर्षों में, जब 2017 से 22 से सत्ता में रहे, हमारी सरकार को जितना अभी तक पैसा मिला उससे 50,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला था। उस 50,000 करोड़ रुपए को वित्तीय अनुशासन के तहत खर्च किया जाना था, लेकिन उन्होंने अपने ठेकेदार मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनाकर रख दी। उनमें से बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं और इतनी बिल्डिंगों पर खर्च करके उन्होंने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। 5,000 बीघा जगह नालागढ़ बद्दी में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर बिना रजिस्ट्रेशन फीस के, महिलाओं की रजिस्ट्रेशन फीस 6% है, पुरुषों की 8% है। उनको उद्योगपतियों को बिना रजिस्ट्रेशन फीस के और जो बाजार मूल्य की 5,000 बीघा जगह का मूल्य जिसका 2,000 करोड़ रुपया होना था, सिर्फ 1 करोड़ रुपया लिया गया और कस्टमाइज पैकेज के नाम पर, उद्योगों के नाम पर प्रदेश की संपदा को लुटा दिया। तीसरा, हिमकेयर के नाम पर अपने हॉस्पिटल मित्रों को उन्होंने, प्राइवेट हॉस्पिटल मित्रों को 450 करोड़ रुपया का लाभ पहुंचाने की कोशिश की। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल थे जिसमें MBBS डॉक्टरों ने 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की पेमेंट लेनी है। ये जनता की संपदा को उन्होंने लुटा दिया गया। कोई गवर्नेंस की ही नहीं। और आज हमको कहते हैं कि 118 में परिवर्तन किया जा रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 118 के बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। विधानसभा में हम बिल लाए, उन लोगों के लिए बिल लाए जिनको 118 की परमिशन मिली हुई है। हम आत्मनिर्भर प्रदेश की कल्पना जो करते हैं, वो प्रदेश को बेचने की कल्पना कभी नहीं कर सकते। तो 118 में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया, जबकि उसको हमने सिलेक्ट कमेटी में भेजा और ये भी कहा गया कि जिन एग्रीकल्चर सोसाइटीज है उनको 118 की परमिशन लेनी पड़ती है। उसमें क्या प्रावधान है कि अगर आपकी 10 करनाल जगह है, 10 बीघे जगह है, आप 7 आदमियों की 10-10 बीघे जगह है या 10-10 करनाल जगह है, तो उनकी एक सोसाइटी बनती है, तो टोटल 7 आदमी की 70 करनाल जगह होगी। वो एग्रीकल्चरिस्ट है, उनको 118 लेने की परमिशन की भी जरूरत थी इस एक्ट के तहत। हमने कहा जो कृषक है, जो अपनी एग्रीकल्चर सोसाइटी की जो जगह के बाद सोसाइटी बनाता है, तो उसको 118 की परमिशन से छूट दी जाए। इस संदर्भ में बिल को पेश किया गया, जिसको सिलेक्ट कमेटी में डाल दिया गया। पर ऐसा सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है, पता नहीं 118 को तोड़ दिया गया, कईयों के घर हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा ना हम होने देंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।